हेलो दोस्तों, अपने इस आईटी के एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने सभी मेरे पुराने वीडियोस आईटी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड आपने देखे होंगे और मैक्सिमम वीडियोस में आपने देखा होगा हमने जेई से रिलेटेड ग्राफ और उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम कवर की हैं। मेरे लगभग 7 to 8 वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा मैक्सिमम मैंने फोकस जो करा है वो फोकस करा है सिर्फ ग्राफ पे और उससे रिलेटेड हम कितनी प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। इस एडिशन में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे टफेस्ट पार्ट ग्राफ का, जहां से जेई में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा हमें। एंड पैसिव वाइज फंक्शंस, पैसिव वाइज फंक्शंस के अंदर हम उन फंक्शन की डिस्कस करेंगे जिनका एक डिफरेंट नेचर होता है, जो एक अलग नेचर रखते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम फंक्शन लेंगे वो फंक्शन यूज करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। सो स्टार्ट हम करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आईटी जेई के पैसिव वाइज और उस टॉपिक में हम लेंगे मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में कई बार मैथमेटिक्स अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं होता है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो नेचुरल वाइज पॉसिबल नहीं होते हैं बट हमें मिलते हैं। जैसे एज, आपने देखा होगा एज कभी नेगेटिव नहीं होती बट सेम टाइम कैलकुलेशन के कारण हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। एरिया आपने देखा होगा कभी नेगेटिव नहीं होता है बट हमें मिलता है। टाइम आपने देखा होगा कभी नेगेटिव नहीं होता है बट हमें टाइम नेगेटिव मिलता है। इसी प्रकार से एन नंबर ऑफ द ऐसे कई बार हमें पास सिचुएशंस आती हैं जो बाय नेचर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं बट हमें मिलती हैं। 11th क्लास में आप स्ट्रेट लाइन जब करते थे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते थे। कई बार नेगेटिव आता था, आपसे बोला जाता था उसको पॉजिटिव कर दो क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। सो मॉड्यूलस अपने आप में एक वो फंक्शन है जिसको बाय हमें प्रॉब्लम्स के कारण हमें उसको डेवलप करना पड़ा। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम जब डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मेन थीम ये होगा कि उसका आउटपुट जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन। इसको डिफाइन करने का तरीका, इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो हम ऑलवेज इसका सिंबल यूज करते हैं fx इक्वल्स टू एंड दिस इज द 2 पैरेलल लाइंस और अंदर जो मेंशन करा हुआ है दैट इज द फंक्शन। ओवरऑल आप देखेंगे तो x इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी और इन दोनों लाइन के बीच में जब ये फंक्शन आपको दिखे तो इसका मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन होगा, राइट। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा इसके अंदर डेटा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए, याद रखिए दोस्तों, इसके अंदर आप पॉजिटिव डेटा भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी, क्योंकि आप जानते हैं लेंथ पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। इससे ये समझ में आता है कि अगर हम इस फंक्शंस के डोमेन के बारे में बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x क्या क्या हो सकता है। सो हम बोल सकते हैं इसके अंदर, देखिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। सो द डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ एलिमेंट ऑफ R, मतलब आप पूरी रियल नंबर लाइन -∞ से लेके +∞ रख दीजिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है हमेशा आउटपुट के फॉर्म में और आउटपुट प्लस में आ सकता है। एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा fx इक्वल्स टू, अगर मान के चलिए +-4 अंदर मैंने लिखा है, तो आप जानते हैं अगर +4 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर प्लस का 4 होगा, 4 होगा। बट अगर -4 हुआ तो आप जानते हैं फिर भी इसका आंसर प्लस का 4 होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनपुट आप देख सकते हैं, इसका इनपुट जो होगा वो रियल नंबर होगा। सारे रियल नंबर आप इसके अंदर रख दीजिए, सब रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां से जो आपको बाहर निकल के आएगा, जो आउटपुट आपको बाहर निकलेगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब जीरो भी मिल सकता है, जीरो का अपना खुद का कोई नेचर नहीं होता है बट जीरो भी आपको मिल सकता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आउटपुट में सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? जीरो, और बड़ी से बड़ी वैल्यू +∞। तो आपको ये फंक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए, इस मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसमें क्या टेक्निकल टर्म्स आती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो fx इक्वल्स टू mod x, रियल नंबर फंक्शन आपको दिख रहा है और आपने देखा मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द mod x डोमेन ऑफ फंक्शन आपने देखा, इसके अंदर क्या मिला? r। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो देखिए हम इसमें लगाते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। हमेशा याद रखें जब भी fx इक्वल्स टू mod x हो, इसका मतलब इसको y समझिए कि y इक्वल्स टू mod x, और y का जो नेचर होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, छोटे से छोटा जीरो हो सकता है, नहीं तो वो पॉजिटिव ही होगा। सो y इक्वल्स टू mod x, हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिखा सैंडविच, हम इसको अप्लाई करेंगे लाइक दिस। और देखिए इस नंबर लाइन को हम ब्रेक कैसे करते हैं। तो इसको ब्रेक करने का तरीका होता है यहाँ पे
हम नेगेटिव वैल्यू अगर रखते हैं, मान के चलिए मैंने एक नेगेटिव रखा, तो मॉड हमेशा माइनस में ओपन होगा। माइनस में इसलिए होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ यू सब्स्टिट्यूट द नेगेटिव वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव वुड बी पॉजिटिव। पर्पस यही होता है कि हमें y पॉजिटिव ही लाना है। सो इन केस द नेगेटिव वैल्यू इज इनसाइड in place of x, suppose I am substituting -1 over here, -2 over here, -3, so the minus minus will be plus and the answer will be plus in the form of positive form, right? So your y will be positive, and you should remember that always y will be positive. Now so then you will use this interval for this function and you will get the y is a positive. You can substitute all these values and you will get every time y is positive. That's why we are applying minus sign over here in this value. इस value के कारण हमें इसमें minus sign यहाँ पे लगाना पड़ा. Now the next concept is that second, if we are greater than 0, you can easily see that मैंने equals to कहीं नहीं लगाया. अब आपकी choice या तो ऊपर लगा दें या नीचे. मैं नीचे apply कर रहा हूँ. So this is the x. So you can see that माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस कर देगा, बट x इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, ऑलवेज यू विल सी दैट योर y विल बी पॉजिटिव. इन वैल्यूज पे आपका y क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव. इसी वैल्यू को जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा मैं आपको ऐसा ही बताऊंगा. इसको आप ऐसा भी समझें, y इक्वल्स टू माइनस एक्स है और y इक्वल्स टू प्लस एक्स है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन बाय दिस वैल्यू. सो वी विल डिस्कस अबाउट graph. So it is very easy to represent the geometry of this function. You can see that like this. Suppose I am substitute. अब आप देखिए, आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है. आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है. अगर इसका ग्रेडियंट आप देखें तो माइनस का 1 है, मतलब आपका जो थीटा निकल के आएगा टेन थीटा वो 135 डिग्री होगा. अगर आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो बहुत इजीली होता है इसको समझना. दैट मीन्स इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू इस फंक्शन में रखूंगा तो देखिए मुझे जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये लाइन मिलेगी. दिस इज दिस वन लाइन, यू कैन सी दैट. और ये जो आपको फंक्शन मिलेगा f(x) इक्वल्स टू -x मिलेगा. आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रखी है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सिमिलरली इफ यू सब्स्टिट्यूट second interval value, this one. So अगर आप इसमें 0 रखेंगे आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी. और देखिए इसका ग्रेडियंट आ रहा है प्लस का 1, मतलब 45 डिग्री. सो सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. और ये आपको जो फंक्शन मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्राफ इज y इक्वल्स टू x. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं, दिस एंगल इज अ 45 डिग्री π/4. एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं माइनस में आ रहा है, और इसका मतलब जो एंगल निकल के आएगा यहाँ पे -10 की वैल्यू होती है, इस कारण से वो 135 10 माइनस का 1 हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं एक ग्राफ से आपने इतना कुछ सीखा. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हम पढ़ते हैं इसका रेंज. इसका रेंज क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ डोमेन मैंने मेंशन करा था, अब मैं इसी पॉइंट पर इसकी रेंज मेंशन कर देता हूँ. तो जब हम डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है, तो आप देख सकते हैं इसका रेंज हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. रेंज ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा एंड ऑल द वैल्यू विल बी मोर देन 0. सो ये रहा आपका ओवरऑल सेकेंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर वैल्यूज. अब हम बात करते हैं जेई लेवल पे किस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज द E1 फंक्शन. आप देख सकते हैं ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? E1 फंक्शन. E1 फंक्शन का मतलब y एक्सिस को जरा ध्यान से देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा. आई रिपीट अगेन, y एक्सिस अगर हम देखें, अगर इसको हम मिरर सपोज करें, सो ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? इमेज. सो आप देखेंगे x की वैल्यू +1 हो या -1, y सेम है. +2 -2 पे अगेन y सेम, +3 -3 पे अगेन y सेम. ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? द काइंड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द E1 फंक्शन. लेकिन ये 0 से राइट हैंड साइड और 0 से लेफ्ट हैंड साइड ही होना चाहिए, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा. सो दैट इज द E1 फंक्शन. आपने देखा. अब आप देखेंगे E1 फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? तो हम डिफाइन करेंगे इस फंक्शन में प्लस माइनस जो भी x की वैल्यू है हमेशा किसको डिफाइन करेगी? इसको डिफाइन करेगी. या डिफाइन करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम इसको पॉजिटिव डिफाइन कर दें और इसको हम नेगेटिव डिफाइन कर दें,
और हम देखेंगे तब भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इन दोनों के y इक्वल होंगे। दैट इज द नेचर ऑफ द इवन फंक्शन, जो इवन फंक्शन को डिफाइन करेगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आप देखिए द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग ओवर हियर, ये पूरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इंटरवल सपोज करते हैं तो इंटरवल में हम देखेंगे -∞ to 0, 0 पे एक काम करिए आप, ओपन या क्लोज कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने ओपन लगा दिया इस इंटरवल के कारण। उसमें आप देखेंगे तो फंक्शन क्या होगा, आप देखिए आपकी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ y इज डिक्रीज इन दिस इंटरवल। सो जब हम बात करते हैं x इज अ एलिमेंट ऑफ दिस, सो हम देखेंगे y इज डिक्रीजिंग, और अगर y डिक्रीजिंग होगा मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। बट x इज अ एलिमेंट ऑफ, आप देखेंगे 0 से अगर मैं क्लोज करके ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे y देखिए हर इंटरवल पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ तो y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। सो आपने देखा इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इसका जो नेचर आएगा नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब हम इसके आगे बात करते हैं, इसका अगला क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू। इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा डेटा क्या मिलेगा हमें, तो अगर हम देखें मिनिमम वैल्यू, तो अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं कि सबसे ओवरऑल छोटी वैल्यू इसमें क्या हो सकती है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 0। y जो आपको मिलेगा वो सबसे छोटा क्या मिलेगा, y मिलेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका मैक्सिमा क्या होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमा, सो आप देखिए इट इज द एक्सपांडेड बोथ द साइड, ये दोनों तरफ से ऐसा बढ़ रहा है। इफ यू एक्सपांडेड बोथ द साइड मतलब नो मैक्सिमा, इसमें कोई मैक्सिमम पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा, कोई असिम्प्टोट नहीं है इसके अंदर, कोई भी नहीं है। सो ओवरऑल आपने देखा मॉड एक्स, ये आपको एक फंक्शन दिखा और इस फंक्शन के अंदर आपने उसकी रेंज और उसके डोमेन्स निकाले, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, दिस इज द ऑड फंक्शन। और ओवरऑल इस फंक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं ये, अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा, मतलब टेंजेंट की वैल्यू -1, मतलब 135 10 -1 ही होता है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू देखिए 1045 1 होता है। सो ओवरऑल आपने यहाँ से जो डेटा निकाला वो निकाला आपने मॉड एक्स से रिलेटेड डेटा। आई होप आपको मॉड एक्स समझ में आया होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा हम आप इसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफ़र द मॉड फंक्शन एंड चेंज द डेटा ऑफ मॉड फंक्शन। सो इन दिस वीडियो आपने ये देखा कैसे हम फंक्शंस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस फंक्शन को मैं आपको शिफ्टिंग करके बताऊंगा कि अगला वीडियो में हम फंक्शन को शिफ्ट कैसे करते हैं और उसका डेटा कैसे चेंज हो जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पेशेंसफुली आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।